नमल, क्या आप कभी ज़रनिगार उबैद से मिली हैं? जुमर ने वापस मैरी से सवाल पूछा तो हाशिम ने चौंक के फ़ौरन आबदार की तरफ देखा। अभी सामने देख रही थी, वो हाशिम को नज़रअंदाज कर रही थी। मैरी ने जवाब देने में चंद लम्हे लिए। जी, उनकी बीमारी के दौरान मैंने सुना है आपने उनकी बहुत खिदमत की, बल्कि ये तस्वीर भी है हमारे पास जिसमें आप उनको सर्व करती नज़र आ रही हैं। जुमर ने एक तस्वीर की कॉपी उसके सामने लहराई, फिर जज साहब की मेज़ पे जा रखी। मैरी ने हाशिम को देखा, वो अभी को देख रहा था। मुझे एक बात समझाए मैरी एनजीओ, आपको यहाँ आए 9-10 साल हुए हैं। ज़रनिगार उबैद पिछले 10 साल में एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं आई थी। वो अपने स्कैंडल के बाद से श्रीलंका में रिहाइश पजीर थीं, वहीं मुकीम रहीं और वहीं उनका इंतकाल हुआ। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि उनकी खिदमत के लिए और उनकी नज़र रखने के लिए हारून उबैद और जवाहिरात करदार ने आपको वहाँ भेजा था? मैं कभी कोलंबो नहीं गई, वो हठधर्मी से बोली। अपने पासपोर्ट के मुताबिक आप कोलंबो नहीं गईं, लेकिन ये तस्वीर कोलंबो में ली गई है और आबदार उबैद इस बात की गवाह हैं और अब तक खामोश। सारी कार्रवाई देखते वारिस ने चिंपे से जुमर को देखा और फिर मुड़ के आबी को। आबी ने उसके देखने पे मुस्कुरा के शाने उचकाए थे। उससे यही जाहिर होता है कि आपके पास कोई दूसरा पासपोर्ट भी है जो आप मुल्क से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करती आई हैं, क्योंकि आपकी एजेंसी की तरफ से एक मालिक के होते हुए दूसरे की खिदमत करना गैर कानूनी है। तो बताइए अदालत को मेरी एनजीओ साहिबा कि आप किस पासपोर्ट पे श्रीलंका जाती थी? मैरी का चेहरा फीका पड़ चुका था। वो बार बार हाशिम को देखती थी जो अब अपने सामने रखी फाइल्स को देख रहा था बिना पलक झपके। जुमर भी कनखियों से उसी को देख रही थी। उसकी तरफ से कोई एतराज़ ना हुआ तो मैरी ज़रा खंगारी। ये तस्वीर पाकिस्तान की है, मैं कभी कोलंबो नहीं गई। जब मिसेस उबैद अदालत में अपना बयान देंगी तो आपका ये बयान प्रेजरी के ज़मर में आएगा। मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा है कि वो मेरी एनजीओ के पासपोर्ट पे कोई मोहर ना देख के ये ना समझे कि सादे यूसुफ झूठ बोल रहा है। जैसे मेरी पहले कोलंबो जा चुकी है, ये इस दफ़ा भी गई थी और 8 माह इधर रही थी। यूरोटनेस, वो मुड़ी और हाशिम को मुखातिब करके कहा, फिर सीधी अपनी मेज़ पे आ गई। हाशिम उठा नहीं, उसने बैठे बैठे सवाल किया, मेरी एनजीओ इस दवासा जो तस्वीर अदालत को दिखा रही हैं पार्टीज़ वाली, क्या इन पार्टीज़ की इवेंट प्लानिंग आपने की थी? जी हाँ। और इन पार्टीज़ को मुमकिन बनाने के लिए करीबन कितने मुलाजिम काम करते थे? 60 से ज़्यादा। और क्या वो 60 के 60 मुलाजिम हमेशा फ़ोटोग्राफ़र की खींची इन तस्वीर में नज़र आते हैं? नहीं, मुश्किल से 5 से 10 नज़र आते हैं। फ़ोटोग्राफ़र को मुलाजमों की नहीं, मेहमानों की तस्वीर खींचने की हिदायत होती है। और इन 60 में से कितने लोग सिर्फ किचन में काम करते हैं और पार्टी की जगह नहीं आते? तकरीबन 20-21 मुलाजिम। और क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप अपनी बेटी की बीमारी की वजह से आप किचन और उसके साथ बने अपने कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगी थी और बाहर कम निकलती थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जुमर बेजारी से बोली। हाशिम कारदार लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गवाह की किसी जवाब की तरफ रहनुमाई करना, सवाल में ही जवाब बता देना या उसके मुंह में अल्फाज डालना लीडिंग क्वेश्चन पूछना कहलाता है। योर ऑनर, ये मिसेस उमर का गवाह है, मैं तो इसको क्रॉस कर रहा हूँ, मैं लीडिंग क्वेश्चन कर सकता हूँ। ओवर रूल्ड, वो क्रॉस के दौरान लीडिंग सवाल पूछ सकते हैं। जज साहब ने एतराज़ रोका तो जुमर सर झटक के रह गई। मैरी बोलने लगी, जी मैं ज़्यादा नीचे किचन में रहती थी और पार्टीज़ में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरी एनजीओ, क्या ये दुरुस्त है कि सोनिया कारदार की सालगिरह पे यानी शादी के अगवा से चंद दिन कबल आपकी शादी से मुलाकात हुई थी? जी, वो पार्टी में आया था और मैं चूँकि किचन में होती थी और किचन घर की पिछली तरफ है तो मैंने उसे वहाँ टहलते देखा था। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। और क्या आप बताएंगी कि वो क्या बात कर रहा था? शादी हैरत से आगे को हुआ। मैरी फर बोलने लगी। वो एक नंबर दोहरा रहा था और वो झुंझलाया हुआ लग रहा था। वो कह रहा था कि वो जल्द ही चंद माह के लिए मंजरे आम से गायब हो जाएगा और आराम से JK5 फैसिलिटी पे आकर पूरी लगन से काम करेगा। और उसने कुछ ऐसा भी कहा था कि डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो गई है, सिर्फ उनको इस मिसाइल की मैकेनिक पे काम करना है और ये भी कि वो रकम का इंतज़ाम कर रहा है। वो बेचैनी से उठाई। योर ऑनर,
हाशिम का तार केस को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? इन बेबुनियाद बातों का इस केस से क्या ताल्लुक है? नहीं जनाब अली, मैं सिर्फ वो वजह अदालत के सामने रख रहा हूँ जिसकी बुनियाद पे सदी यूसुफ ने मेरे घर से नेकलेस चुराया, और चूँकि वो चुका था कि मैरी उसकी बातें सुन चुकी हैं, इसलिए उसने मैरी को इसमें घसीटना चाहा। इस बात की परवाह किए बगैर कि वो एक बच्चे की माँ है, वो अदालत की इतला के लिए अर्ज़ है कि JK5 शवाल में वाक़या एक मस्जिद के अंडरग्राउंड बनी एक दहशतगर्दों की अमाजगाह है जहां वो असलिया तैयार करते हैं। दिफा आज भी अपनी इस बात पे कायम है योर ऑनर कि सादी यूसुफ ने सिर्फ अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों पे पर्दा डालने के लिए और लोगों की हमदर्दी लेकर एक स्टार बन जाने के लिए ये ड्रामा चाहा है। अब सादी एक स्टार है, उसको बड़े बड़े फोरम्स में बुलाया जाता है जहाँ जाने के लिए पहले उसके पास कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, मगर जिस दिन ऐसे किसी हसास नौयत के फंक्शन में कोई धमाका या टारगेट किलिंग होगी ना योर ऑनर, उस दिन दिफा की सारी बातें सच साबित हो जाएंगी। वो अब गवाह को वापस भेज रहा था और जमर और सादी एक दूसरे को चंबे से देख रहे थे। पीछे बैठे फारिस ने निगाहें आखिर में बैठे शख्स पे जमाए हुए था। वो लियाकत अली खान की सी ऐनक वाला मुठभेड़ उम्र शख्स, जनाना अंदाज में टांग पे टांग रखे बैठा खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था। अब एक दूसरे गवाह को पेश किया जा रहा था। ऐसे में फारिस उठा और मोबाइल पे बटन दबाता सर झुकाए उस आदमी के करीब आ बैठा। उस शख्स ने महज एक दफ़ा फारिस को देखा, फिर सामने देखने लगा। जुमर इस गवाह से सवालात पूछ रही थी जबकि फारिस जेब से कलम कागज़ निकाल रहा था। फिर वो घुटने पे कागज़ रखे मोबाइल स्क्रीन से चंद नंबर्स देखकर उतारने लगा। गैर आरामदेह सी पोजीशन में रखने के बायस यकायक कलम उसकी उंगलियों से फिसला और उस शख्स के कदमों में जा गिरा। ओहो, फारिस झुंझलाया था। उस आदमी ने सरसरी सी नज़र उस पर डाली, फिर झुका और कलम उठाकर फारिस की तरफ बढ़ा दिया। जज़ाकल्लाह खैर कसीरन। वो मशकूर सा कलम को किनारे से थामता उठ खड़ा हुआ और अपनी चीज़ें संभालता बाहर की जानिब बढ़ गया। बाहर निकलते ही उसने और एक प्लास्टिक बैग जेब से निकाल कर एहतियात से कलम उसमें डालकर सील किया, फिर मोबाइल पे मैसेज भेजा। उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं। फेशियल रिकॉग्निशन से कुछ मिला नहीं तो शायद फिंगरप्रिंट से मिल जाए। मैं कुछ देर में तुम्हारी तरफ ला रहा हूँ। ये सब मुझे पता करके दो, कौन है ये? अपने एक पुराने कोलीग को पैगाम लिखकर उसने एहतियात से कलम का पैकेट जेब में डाला और फिर मुड़ा ही था कि ठिठक गया। आबदार उसके पीछे खड़ी थी, सुर्ख रुमाल सर पे बांधे और उससे निकलते सीधे सुर्ख बालों को चेहरे के एक तरफ डाले बिल्ली जैसी ग्रे आंखें उस पे जमाए वो मुस्कुरा रही थी। आप? वो लम्हे भर को चुप हुआ। मेरी एनजीओ वाली फ़ोटो मैंने सुबह मिसेस समर को दी थी, उसने मुस्कुरा के इतला दी। देखिए आबदार, अगर तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। वो इतनी सादगी से गोया हुई कि फारिस के अल्फाज लबों पे आकर टूट गए। वो अशिया की तवक्को नहीं कर रहा था। नासमझी से उसे देखे गया। उस रोज़ जो मैंने किया वो बहुत गलत था, या उसका तरीका गलत था। वो नदामत से कह रही थी। नज़रें न झुकी थी न हाथ मल रही थी, बल्कि सीने पे बाजू लपेटे उसकी आंखों में आंखें डाले मध्यम आवाज़ में कह रही थी, मैंने आपको यूँ बुलाया और आपको मुझे अवॉइड करने के लिए हुनैन को भेजना पड़ा। आई एम सॉरी कि मैंने अपना इतना गलत इम्प्रेशन दिया। आप भी क्या सोचते होंगे? उसने अफसोस से किया था। असल में मेरी ज़िंदगी में फारिस बहुत लोग नहीं हैं, सिर्फ बाबा हैं और उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होता, तो मैं दूसरे लोगों से खुद को ज़बरदस्ती अटैच करने लग जाती हूँ। ज़रा मुझे कोई हमदर्दी से बात करे तो मैं उसको अपना गाइड, अपना दोस्त मान लेती हूँ। कितनी कोई बेचारी हूँ ना मैं। ऐसी बात नहीं है, वो खफ्त से बोला था। आबदार ज़ख्मी सा मुस्कुराई। ऐसी ही बात है। मुझे अगर सबूत देना था तो मुझे बदले में आपसे आपका वक्त नहीं मांगना चाहिए था। मैं सिर्फ अपने बाबा के मुतालिक चंद बातें करना चाहती थी, मगर मेरी अप्रोच गलत थी, इसलिए मैंने सही किया। जो सुबह टिप थी वो डायरेक्ट समर को दे दी और बदले में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखी। आपसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी इमेच्योर रवैये के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आइंदा आपको मैं कभी तंग नहीं करूँगी। माहौल का तनाव धीरे धीरे फिज़ा में घुल के ख़त्म हो गया था। फारिस के तने असाब भी ढीले पड़ गए थे। उसने रसान से सर हिलाया कर बस इतना कहा, गुड। अब आपको यूँ सरेराम मुझसे मिलना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता
کہ آپ کو مجھ سے کسی بھی قسم کا تعلق کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے۔ وہ دامن بچھانے والے انداز میں کہہ کر ایک طرف سے نکل گیا۔ کبھی امید تھی کہ وہ پیچھے سے پکارے گی، کوئی نئی بات کرے گی، نیا موڑ دے گی، مگر اس نے نہیں پکارا۔ وہ راہداری میں آگے بڑھتا گیا۔ سماعت ختم ہو چکی تھی اور تمام افراد باہر آ رہے تھے۔ ہاشم بھی سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فارس اس سے لاتعلق سا ساتھ سے گزرنے لگا تھا کہ جب ہاشم نے اس کے کندھے سے اپنا کندھا چھوڑا، فارس ٹھہر گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہے یا یہ کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جو تم کر رہی ہو نا، اس کا حساب دو گے تم۔ اور ایک سرخ نظر اس پہ ڈالی۔ اوہ، فارس نے فکرمندی سے لب سکیڑے۔ میں ڈر گیا، دیکھو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ ہاشم خاموشی سے آگے بڑھ گیا تو فارس نے سر جھٹکا اور موبائل نکالتے ہوئے قدم مخالف سمت بڑھا دیے۔ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھتی آبدار مسکراتی ہوئی سوچ میں گم چلتی جا رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کے موڑا۔ وہ جھٹکا کھا کے مڑی۔ سامنے جواہرات سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ جو تم نے کیا ہے نا، اس پہ تمہاری جان بھی لے سکتی ہوں۔ وہ زخمی سا گھرائی تھی۔ آبدار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بنو مت، مجھے کہا کہ وہ ویڈیو ضائع کر دی اور خود ہاشم کو دے دی۔ مجھے میرے بیٹے سے دور کرنا چاہتی ہو؟ اوہ، آبدار نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاشم نے دیکھ لی وہ، مگر میں نے اسے نہیں دی۔ سنو تم، وہ نفرت سے انگلی اٹھا کے پھٹکاری تھی۔ جواہرات کے پیچھے ابھی دیکھ سکتی تھی کہ دور راہداری کے دوسرے سرے پہ زمر، سعدی، حنین اور فارس ندرت کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب سے زیادہ نمایاں زمر نظر آ رہی تھی، اونچی گھنگریلی پونی کے باعث جو اس کا سر ہلانے سے جھولنے لگتی۔ وہ مسکرا کر فارس سے کچھ کہہ رہی تھی، کوئی جلا کٹا تبصرہ، اور وہ بھی شاید جواب میں کوئی برابر کا جملہ کس رہا تھا، اور حنین ہنس رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ اب تم… وہ ویڈیو ہاشم کو زمر نے دی ہے، میں نے نہیں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ میں نے تو اس کو ضائع کر دیا تھا، مگر زمر اور اس کی وہ چھوٹی بھتیجی، ان دونوں نے مجھے ڈنر پہ بلایا، میرا ٹیب بیک کیا، ڈیٹا کاپی کیا اور چلتی بنی۔ یہ میری کی تصویر بھی وہیں سے ملی ان کو۔ میں ان کی مخبر نہیں ہوں، ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا ہے۔ جواہرات ٹہری تھی، مگر پھر نفرت میں ڈوبی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں ہے تو ہاشم سے پوچھ لیں، میں نے اسے ایسا کچھ نہیں دیا، ان لوگوں نے ہی دیا ہوگا۔ جان لینی ہے تو شکار سامنے کھڑا ہے۔ وہ شانے اچکا کے اپنا بازو چھڑاتی واپس مڑ گئی۔ جواہرات غصے سے پھٹکارتی کھڑی رہ گئی۔ ایک نظر موڑ کے اس دور نظر آتی خوش باش فیملی کو دیکھا اور پھر پیر پر ٹکتی آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے حکم صادر کیا تھا، کلب چلو، مگر چونک کے ڈرائیور کو دیکھا، پھر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے نہیم شہیم گارڈ کو۔ بخت خان کہاں ہے اور تم دونوں آفس سے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہٹے کٹے گارڈز نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ ہم آپ کی نئی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ ہیں، کاردار صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، ہمیں آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، نکلو میری کار سے اور میرے ذاتی ٹیم کو واپس بلاؤ، وہ تلملا کر بولی تھی۔ ہمیں اس کا حکم نہیں ہے میم، اب ہمیں چلنا چاہیے، رات 8 بجے سے پہلے ہمیں آپ کو گھر پہنچانا ہوگا، اس سے زیادہ باہر رہ کر خطرہ مول نہیں لینے کی اجازت ہمیں۔ چلو، وہ ڈرائیور کو اشارہ کر کے بولا۔ جواہرات نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک دم اپنا آپ بے حد کمزور اور ناتواں لگنے لگا تھا۔ لمبی سی گاڑی کے سیاہ شیشے کسی قید خانے کی سلاخوں سے کم نہیں لگ رہے تھے، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ مور جال کی سبز بیلیں اس کھلتی ہوئی صبح میں فخر سے سارے گھر کو ڈھانک کے سورج کے سامنے تن کر جمی نظر آتی تھیں۔ اندر آملیٹ کی خوشبو، چائے اور کافی کی مہک کے ساتھ فضا میں رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل سے زمر اٹھ چکی تھی اور اب کورٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فارس کو جاب لیس ہونے کا طعنہ دینا اور نئی نوکری ڈھونڈنے کے لیے غیرت دلانا بیکار تھا۔ وہ ڈٹائی سے سست انداز میں اپنی کافی پی رہا تھا جب سعدی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ سعدی تیار سا کھڑا تھا۔ چلنا نہیں ہے؟ کار اسٹارٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ ڈرائیور کب سے ہو گیا میں آپ کا؟ وہ خفا سا کہتا جیسے ہی پلٹا۔ سامنے بیٹھی ندرت نے آنکھوں سے فارس کو اشارہ کیا۔ فارس نے جواباً سر کو خم دے کر تسلی دینے والا اشارہ کیا۔ چائے کے گھونٹ بھرتی حنین نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا، پھر سعدی کو پکارا، بھائی، امی اور ماموں آپ کے بارے میں اشاروں میں
आउच! नुसरत ने हल्की सी सही मगर उसके सर की पुश्त पे चमाट लगाई थी। साथ ही अपनी एड़ियों पे घुमा और बारी बारी अम्मी और मामू को देखा। अम्मी और मामू क्या? हना ने अपने सर को सहलाते हुए फारिस को देखा, जिसने उसे सिर घूरा था। फिर खफगी से बोली, अम्मी और मामू हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मुझे यकीन है उन्होंने मुझे किसी अस्पताल से चुराया था। अम्मी किसी ज़माने में वो ड्रामा वाली नर्स होंगी, वो जो लोगों के बच्चे एक्सचेंज करती हैं। वो बोलती हुई कुर्सी से उठी और आगे भाग गई। बेगैरत, बदतमीज़! नुसरत ने बुरे मूड के साथ जूता उस सिमत फेंका जहाँ वो गई थी। हना अंदर मुड़ गई। जूता राहदारी में गिर गया। लम्हे भर बाद हना ने सतून के पीछे से गर्दन निकाली। अम्मी, आपको हमारी वनडे टीम में होना चाहिए था। निशाना आपका बिल्कुल उन जैसा ही है। और चपाक से अंदर गायब हो गई। फारिस और साथी निकल गए तो अम्मी हन्ना को 2000 सलावातें सुनाकर, दूसरों की बेटियां देखी हैं कितनी तमीज़दार, सुघड़, सोमो सलाद की पाबंद होती हैं, मुंह में ज़ुबान नहीं होती। और एक ये बेगैरत औलाद मेरे हिस्से में ही आई थी, किचन में जा चुकी थी और अब नाश्ता बनाती हसीना की बारी थी। ठीक से गूंदो आटा और ये रोज़ रोज़ नया सोने का जेवर चढ़ा के काम करने ना आया करो। आया बटा तेरा मियाँ, अगर लेकर देता है तो यहाँ से जाकर पहना करो, शौकी ना हो तो। ये नुसरत की रूटीन की टोन थी और उस पे हसीना ने दिल ही दिल में रूटीन के कई कोसने उनकी नज़र किए थे, मगर बज़ाहिर सर झुकाए आटा गूंथती रही। ऐसे में हना दोबारा लाउंज में आ गई और अब दुपट्टा कस के बाल बांध के जोर से खड़ी गर्दन उठाए चारों तरफ देखे जा रही थी। व्हीलचेयर पे बड़े अब्बा बैठे अखबार से नज़र उठाकर उसे देखने लगे। अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? फिर से घर की सफाई?